हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है स्क्विड गेम सीजन 3 जो 2025 में रिलीज हुई। फिल्म की शुरुआत में हम जीहोन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका होता है, यहाँ तक कि उसके पास अपनी माँ का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे मुश्किल टाइम पर उसे किसी ने डेथ गेम खेलने का आइडिया दिया, जिस डेथ गेम में उसके साथ खेलने के लिए और 500 लोग भी आए थे। इस गेम में एक रोबोट थी जो भी इंसान थोड़ी सी भी गलती करता था वह रोबोट चुनकर उसे मार देती थी। इस गेम को जीतने के लिए अपनी जान बचाने के लिए जिहोन एक बूढ़े पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाए और आखिर यह गेम जीत गया। वो 500 प्लेयर्स में से एक था जो जीत कर निकला था, बाकी सब उस गेम में मारे गए थे। गेम को जीतने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से गेम में आए 500 लोग मारे गए हैं। उसे इस चीज़ का दुख था। जिहोन को एक सच्चाई पता चली कि अमीर लोग सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी गेम्स खिलाते थे और लोगों की जान ले लेते थे। उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले जिन्हू से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था। अपने भाई को ढूंढते हुए जिन्हू को अपने भाई के रूम से स्क्विड गेम का ही कार्ड मिला था। इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला कि कैसे गेम में हारने वाले लोगों को बेदर्दी से मार दिया जाता है और जो पहली गोली लगने पर जिंदा बच जाता है उसकी बॉडी के पार्ट्स बेच दिए जाते हैं। अब जिन्हू पकड़ा जाता है, वो भी फ्रंटमैन के हाथों जो ये स्क्विड गेम चला रहा है। और यहाँ जिन्हू के साथ साथ हम लोगों को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि जिन्हू का भाई था जिसे ढूंढने के लिए वो इस आइलैंड पे आया था। सीजन 2 में जिहोन जो कि इस गेम का विनर था, दोबारा उसे दिखाया गया। वो समझ गया कि यह लोग इस खेल को दोबारा से खेलने वाले हैं जिसमें लोग मारे जाएंगे और वह अब ऐसा होने नहीं देना चाहता। इसीलिए वह अपना सारा पैसा और पावर अब उन लोगों को रोकने में लगाने का फैसला करता है और वह अपने प्लेयर्स को गेम के लोगों से लड़ने के लिए उकसाता है। प्लान के मुताबिक ये लोग आपस में लड़ाई करने का ड्रामा करते हैं और जब गार्ड्स इन्हें रोकने के लिए आते हैं तो वह उन्हीं पर हमला करके उन्हें मारकर उनकी गन्स छीन लेते हैं। जिसके बाद अब इनके पास भी जंग लड़ने के लिए बहुत सारे वेपन्स आ गए थे, जिन्हें लेते हुए ये लोग ऊपर इस गेम के लोगों से लड़ने के लिए निकल गए और यहाँ पर एक पूरा जंग का माहौल बन गया। प्लेयर्स और गेम्स के गार्ड्स के बीच में यहाँ धुआंधार फायरिंग और लड़ाई शुरू हो गई। इसी लड़ाई में जिहोन और उसका दोस्त आखिर कंट्रोल रूम तक पहुंच ही गए क्योंकि वहां जाकर उन्होंने गेम के मालिक को यानी उन लोगों को मारना था जो इस गेम को चला रहे थे। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर जाने का अभी इन्हें रास्ता नहीं मिला। अब इनकी गन्स की गोलियां भी खत्म हो गई। फ्रंटमैन भी उसी गेम का घुसपैठिया इन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लड़ाई हरवाने में लगा रहा और फिर आखिर में खुद ही फ्रंटमैन का हुलिया लेकर जिहोन के सामने आया और उसके दोस्त को उसने जिहोन की आंखों के सामने मार दिया। जिहोन को अब सच में अपनी हार महसूस हो रही थी और इसी हार के साथ सीजन 2 खत्म हुआ था। अब सीजन 3 की शुरुआत इसी लड़ाई से होती है और पता चलता है कि प्लेयर्स इन्हीं गेम के लोगों को अब सरेंडर कर चुके हैं। इस लड़ाई के बाद सिर्फ 60 प्लेयर्स जिंदा बचे हैं और इसी लड़ाई में बहुत सारे गार्ड्स का भी नुकसान हुआ है, वह भी मारे गए हैं। इस लड़ाई के बाद जिहोन को हथकड़ी से बांधकर बिठा दिया जाता है और उसे गेम के अलावा किसी भी एक्टिविटी के अंदर शामिल होने की इजाज़त नहीं है। यहाँ आकर सभी लोग उसके सामने अपनी हार का दुख मनाते हैं और इन सबको बताते हैं कि ली की वजह से ये लोग जंग हारे हैं। ली ही नीचे से गन्स लेने आया था और डर की वजह से वह ऊपर जा ही नहीं सका। ऐसे इन लोगों के पास वेपन्स खत्म हो गए और ये लोग जंग हार गए। यहाँ पर वह तांत्रिक लड़की भी आके जिहोन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है और कहती है, कहा था ना मैंने, इससे कुछ नहीं होगा। अब गुस्से में आकर जिहोन उसका गला दबा देता है और सारे लोग मिलकर तांत्रिक को तो बचा लेते हैं, लेकिन जिहोन में गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए गुजार दी और उसकी आंखों से अब तो ली भी डरने लगा था। अब वोटिंग दोबारा हुई तो पता चला कि ज़्यादातर लोग अभी भी इस गेम को जारी रखना चाहते थे। ये देखकर जिहोन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। अब ये लोग सुबह होते ही गेम खेलने के लिए जैसे ही गेम रूम की तरफ बढ़ते हैं तो गैलरी से होते हुए इन्हें उन सभी लोगों की लाशें नजर आती हैं जो फांसी से लटकी हुई थी, जो कल वाली जंग में मारे गए थे। और यह नज़ारा सबको डराने के लिए काफ़ी था। अब गेम रूम के अंदर जाकर गेम के रूल बताए गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बॉल रखी हुई थी जिसके अंदर 2 कलर्स की बॉल थी, एक रेड और एक ब्लू। हर इंसान को एक बॉल उठानी थी, जिस तरह की बॉल उसके पास आती वो उस टीम का हिस्सा बन जाता, यानी रेड बॉलर्स वाले रेड टीम और ब्लू बॉलर्स वाले ब्लू टीम। दूसरी तरफ हमें नियोल को दिखाया गया, वही गार्ड जो पिछले सीजन में लोगों को जानबूझकर मार दिया करती थी ताकि उनके बॉडी पार्ट्स न बेच सके गेम वाले। आज उसने एक आदमी को नहीं मारा था। इस आदमी को मरा हुआ समझकर फिलहाल 2 गार्ड्स ने उठा लिया और जब उसके पार्ट्स निकालने के लिए उसे रूम में ले जाया गया तो वहां पर नियोल आ गई। नियोल ने यहां गार्ड्स को शूट कर दिया और डॉक्टर को इस आदमी का इलाज करने को कहा और धमकी भी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अब गेम के लिए 2 टीम्स तो बन चुकी थी। गेम में गार्ड्स बताते हैं कि इस टाइम टीम ब्लू को छुपना होगा और टीम रेड के लोगों को टीम ब्लू के लोगों को पकड़कर मारना होगा। हर रेड टीम के इंसान के लिए एक ब्लू टीम के इंसान को मारना जरूरी है, नहीं तो गेम के एंड पर जिस रेड इंसान ने किसी ब्लू को नहीं मारा होगा उसे ही मार दिया जाएगा। टीम रेड के सारे ही लोगों को चाकू दिए गए थे मारने के लिए, जबकि टीम ब्लू को यहाँ पर कीज दी गई थी।
ये कीज उन दरवाजों की थी जो अंदर बने हुए थे और इनके जरिए ये लोग छुपकर अपनी जान बचा सकते थे। इसी वजह से इस गेम का नाम चाबी और चाकू था। हमें दिखाया गया कि जीहोन के पास इस टाइम चाकू था क्योंकि वो रेड टीम में था, जबकि ली जिसके ऊपर उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा था वो ब्लू टीम में था और उसे वो मार भी सकता था। इसीलिए ली बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब फाइनली हमें जिन्हो का भी एक सीन दिखाया गया। जिन्हो जो अभी द स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढ रहा है। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह उसका एक पार्टनर भी है जो कि उसे गलत गाइड कर रहा है, क्योंकि यह पार्टनर उसी के भाई इन्हो का है जो कि फ्रंटमैन भी है। फ्रंटमैन ने यानी उन्होंने अपने भाई जिन्हो की हिफाजत के लिए और इस आइलैंड को छुपाने के लिए ही एक स्पेशल प्लानिंग के जरिए उस आदमी को जिन्हो के साथ लगाया था। दोबारा हमें गेम के सीन दिखाया गया। गेम में सभी ब्लू टीम के लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि उनके मरने के और हारने के चांस ज़्यादा, इसीलिए टीम गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि अगर आप चाहो तो किसी भी रेड टीम वाले से अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हो। बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश तो की लेकिन वो नाकाम रहे। अब गेम गार्ड्स ने सभी ब्लू टीम को पहले गेम एरिना के अंदर जाने को कहा ताकि उनको छुपने का मौका मिल जाए। यह एरिना बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसा था, जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और उनके दरवाजे लॉक थे। इन लोगों को कि इस दरवाजे की चाबी दी गई थी, इन लोगों को वो दरवाजा ढूंढकर उस कमरे में छुपना था। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि डेनी जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी मदद अभी भी कैट और यान कर रहे थे। बाहर अब दिखाया गया कि सभी रेड टीम अंदर जाने के लिए तैयार थी और जीहोन के सर पे सिर्फ ली को ही मारने का भूत सवार था। ली भी यह बात जानता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ज़्यादा जल्दी छुपने की कोशिश कर रहा था। रेड टीम के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर किसी को मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने ड्रग्स ले लिए और फिर ब्लू टीम के लोगों को ढूंढने लगे। जिहोन तो इस टाइम ली को ही ढूंढ रहा था, जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि ब्लू टीम के लोग किसी तरह दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ये लोग नोटिस करते हैं कि दरवाजों के लॉक पर खास तरह की शेप्स बनी है और ऐसी ही शेप्स उनकी चाबियों पर भी बनी है। यानी ये लोग ट्रायंगल वाली चाबी से ट्रायंगल वाला ही दरवाजा खोल सकते थे। इधर हमने कैट, योंग और डेनी को देखा जिनके पास तीनों तरह की चाबी थी और ये लोग ये देखकर खुश हो गए क्योंकि अब वो कोई भी दरवाजा खोल सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। यहाँ तक कि यह लोग वो स्पेशल डोर भी खोल सकते थे जो तीनों चाबियों से ही खुलना था और वहाँ से डायरेक्ट अपनी जान बचा सकते थे और इस तरह डेनी को ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ती। ये दोनों भी अब भरोसा करके अपनी चाबियां कैट को दे देते हैं ताकि वह जल्दी से स्पेशल डोर ढूंढ कर आ सके। अब ये तीनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि एकदम से डेनी का पॉन स्लिप हो जाता है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। इतने में ही यहाँ पर रेड टीम का एक मेंबर आ जाता है जो इन तीनों में से एक को मारने की धमकी देता है। यहाँ पर कैट उससे लड़कर उसी को मार देती है और फिर डेनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर अब दो लड़के ऐसे भी थे जो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर इन दोनों ने फैसला किया कि यह लोग और भी लोगों को मारेंगे ताकि गेम में लोग और भी ज़्यादा कम हो जाए और पैसों का ज़्यादा हिस्सा उन्हें मिल सके। यहाँ दिखाया गया कि फाइनली जियोन को ली नज़र आ गया था। वह जल्दी से उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए, लेकिन पता चला कि यह ली जैसा दिखने वाला कोई और लड़का था। ली बार बार उससे बच रहा था। ली अब भाग ही रहा था अपने आप को दोबारा जिहोन से बचाते हुए। उसे किसी दूसरे रेड टीम वाले ने पकड़ लिया और उसकी टांग पे अपना चाकू मार दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार देता ली अपने पांव से उस आदमी को धक्का देकर यहाँ से जाने लग जाता है। इधर हम डेनी को देखते हैं, उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था और ये लोग अब इसी रूम में उसकी डिलीवरी करने लग जाते हैं। दिखाया गया कि डेनी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था जिससे वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और यहाँ पर योंग ने अपने बालों में छुपाए हुए चाकू की मदद से डेनी की कॉर्ड को भी काट देता है। अब दूसरी तरफ फ्रंटमैन को उसके आदमी की कॉल आती है कि जिन्हो यानी उनका भाई अभी भी स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है, वो अपने इरादे से पीछे नहीं हट रहा। तो फ्रंटमैन उसे कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचने नहीं देना और अगर वो लोग यहां तक पहुंचने में किसी तरह कामयाब हो भी गए तो तुम सबको मार देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नियोल ने जिस आदमी को बचाने की कोशिश की थी उस आदमी को भी होश आ गया था। नियोल उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना मास्क पहन लिया, लेकिन उसके होश में आते ही नियोल ने यहाँ पर डॉक्टर को मार दिया ताकि यह आदमी डॉक्टर का रूप ले सके। यह आदमी असल में उस बच्ची का डैड था जो बच्ची नियोल की दोस्त थी और उस बच्ची को ब्लड कैंसर था और उसी के इलाज के पैसे जमा करने के लिए यह आदमी यहाँ आया था। सीन दोबारा गेम की तरफ शिफ्ट होते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जिन्हू के सामने इस टाइम वो तांत्रिक आ जाती है जिसे वह गुस्से में मारने ही वाला होता है, तो तांत्रिक उससे कहती है तुम तो ली को मारना चाहते थे ना, मैंने उसे अभी ऊपर की तरफ जाते देखा है, उसका पाँव बहुत ज़्यादा जख्मी है, वो ज़्यादा दूर गया भी नहीं होगा। ये सुनकर जिन्हू उसके पास चला गया और यहाँ पर उनके बीच में बहुत बुरी फाइट हुई जिसमें आखिर जिहोन ने ली को मार ही दिया। ली को फंसाने के बावजूद भी तांत्रिक कैसे बचती, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर उसे मार देता है। डेनी और योन को बचाते बचाते कैट भी अपनी कुर्बानी दे देती है और उसकी मौत से इन दोनों को बहुत बुरा झटका लगता है।
इतनी ही देर में योन का बेटा भी आकर अपनी मॉम से डेनी को मारने को कहता है ताकि उसकी जान बच जाए, पर उसकी मॉम उसका साथ नहीं देती, डेनी को बचाती हैं। वो लड़का अब डेनी को मारने के लिए ज़बरदस्ती भी करने वाला था, पर उससे पहले ही गेम टाइम खत्म हो गया और गेम गार्ड्स ने ही आकर उस लड़के को उसकी माँ की आंखों के सामने शूट कर दिया। लाशों को यहाँ से ले जाया गया और सभी लोग अब अपने कमरे में आ गए, जहाँ आते ही जीहोन को बांध दिया गया और सभी को उनकी जीती गई अमाउंट दिखाई गई। ये काफ़ी ज़्यादा थी, हर एक के हिस्से में अच्छी खासी अमाउंट आ रही थी। रोंग सभी की मिन्नतें करने लग जाती है कि गेम को बंद करने के लिए वोट करो, अब लालच ना करो, सबकी जान बच जाएगी। अपने लिए नहीं तो कम से कम डेनी और उस छोटी बच्ची पर ही रहम करो जो पैदा होते ही इस गेम का हिस्सा बन गई है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काफ़ी ज़्यादा लोग गेम को कंटिन्यू रखने का वोट करते हैं और इस फैसले से योन पूरी तरह टूट जाती है। वो रात में डेनी की बेटी को प्यार करती है और फिर जीहोन के पास आती है, उससे वादा करवाती है कि तुम इस गेम में आखिर तक खेलोगे ताकि तुम डेनी और उसकी बेटी की मदद कर सको। ये वादा लेकर वो यहाँ से चली जाती है और रात में सुसाइड कर लेती है, यानी अपनी जान ले लेती है, और उसकी यह हरकत सभी प्लेयर्स को एक बहुत ही बुरा धक्का देती है। अगली गेम का टाइम आ जाता है। गेम सिंपल थी, इन्हें ड्रॉप के ऊपर से जंप करनी थी और ऐसे ही करते करते इन्हें आगे जाना था, ब्रिज को पार करना था। हल्की सी गलती भी इनकी जान ले लेती। अब एक एक करके सभी ये पार करना शुरू करते हैं। इस गेम को देखने के लिए बहुत से अमीर लोग भी आए हुए थे जो इन लोगों को नोटिस करते हुए इन पर शर्त लगा रहे थे। दूसरी तरफ अब फाइनली जिन्हू की यानी ऑफिसर की भी इस आइलैंड की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि इस बार वो जिस आइलैंड के पास था उसने आइलैंड की पहाड़ी को पहचान लिया था। ये वही पहाड़ी थी जहां से पिछले सीजन में उसके भाई इन्होंने उसे शूट किया था। अब सीन दोबारा से गेम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि एक लड़का बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। इसने अपने को बचाने के लिए ब्रिज को भी पकड़ा, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर अपने आप को स्टेबल ना कर सका और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। सभी उसके पीछे के लोग डरकर और भी ज़्यादा होशियार हो गए और बड़े आराम से जंप करते हुए ब्रिज को पार करने लगे। अंदर जो वीआईपी बैठे हुए ये गेम देख रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि वो छोटी बच्ची जो डेनी की बेटी है वो भी अब एक प्लेयर के तौर पर ही काउंट होगी और उसे भी खेलना पड़ेगा। यहाँ पर डेनी दोबारा जीहोन से मदद मांगती है और जीहोन उसकी मदद के लिए मान भी जाता है। वो अपनी जैकेट उतारकर उसका बेबी बैग बनाते हुए उस बच्ची को अपने सीने से बांध लेता है और फिर गेम शुरू करता है। सभी लोग जब उस ब्रिज को पार कर रहे थे तो एक साथ सबके लिए जंप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई एक अगर गिरने वाला होता तो अपने को बचाने के लिए वो दूसरे को पकड़ लेता और ऐसे दूसरा भी उसके साथ गिरकर मारा जाता। यहाँ तक कि कोई तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे को ही गिरा देते थे और बस ऐसे ही यह गेम चल रही थी। जीहोन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने वाले आदमी को गिराकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वह आदमी बहुत डरपोक था और उसने काफ़ी टाइम से उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। और फाइनली अब जीहोन ने भी ब्रिज पार कर लिया और एंड पर थी डेनी जो इस ब्रिज को पार नहीं कर पाए और इस गेम के एंड पर वो भी मर जाती है, जिसकी मौत को देखकर दूर से जीहोन बिल्कुल टूट जाता है। यहाँ पर वीआईपी फैसला करते हैं कि अब बेबी जीहोन के साथ ही खेलेगी। उधर नियोल जो आइलैंड से भागने की तैयारी में थी, उसे मास्क पहने ऑफिसर नोटिस कर लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर गार्ड से हमला करवा देते हैं। जबकि अब गेम के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स दोबारा रूम में आ जाते हैं। यहाँ जब प्लेयर्स को पता चलता है कि डेनी के मरने के बाद भी उसके हिस्से के पैसे उसके बेटी के पास जाएंगे और इन प्लेयर्स को नहीं दिए जाएंगे, तो सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो तो इस बेचारी मासूम बच्ची को मारने तक का प्लान कर लेते हैं। लेकिन गार्ड्स की वजह से इस बच्ची की जान बच जाती है, लेकिन इस बच्ची का जिंदा रहना इन प्लेयर्स के लिए अच्छा था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जीहोन के साथ साथ वह इस बच्ची को भी अगली गेम से पहले ही मार देंगे। अब सीधी सी बात है, गेम के लोगों को यानी फ्रंटमैन को जो कि इनके ऊपर नज़र रख रहा था, उसको इस सारी बात की खबर हो जाती है और फाइनल राउंड से पहले अब फ्रंटमैन जोहोन को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और जोहोन ये देखकर शॉक रह जाता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि इन्हो है, जिसे वो गेम के स्टार्ट से अपना दोस्त समझ रहा था और उसे हमदर्दी दिखा रहा था। उसकी तो मौत की खबर भी गेम वालों ने कंफर्म कर दी थी और वह उसकी मौत पर भी दुखी था, लेकिन अब उसे फ्रंटमैन के तौर पर देखकर जीहोन का सबके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया। फ्रंटमैन जोहोन को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक डील देने के लिए बुलाया था। वो उसे बताता है कि सभी प्लेयर्स तुम्हें और उस बेचारी बच्ची को मारने की प्लानिंग में है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम गेम के फाइनल राउंड से पहले सभी को मार दो और मैं ये सारा इनाम का पैसा और यह बच्ची तुम्हें दे दूंगा। सेम कट होकर अब हमें जोहो को दिखाया जाता है जो बेसब्री से इस आइलैंड को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों अभी तक उसकी तलाश खत्म नहीं हुई। उसे पता चला कि उसका ही एक साथी उसे धोखा दे रहा था, उसे भटका रहा था। वो असल में उन्हों का साथी था, उन्हों का बंदा था और उन्हों को ही खबरें देते हुए वह पकड़ा गया। जिन्हों अपने गुस्से और जोश में उससे लड़ने लगा। यह आदमी भी सबको मारने का ही इरादा रखता था, क्योंकि इन्होंने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर यह पुलिस वाले सारे आइलैंड तक पहुंच जाए तो तुम इन सबको ही मार देना, पर अब जिन्हों के साथ लड़ाई में वो खुद ही मारा जाता है।
इसी दौरान नियोल, जिसके ऊपर गार्ड्स हमला कर रहे थे, वो उसके साथ एक सौदा करते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम आइलैंड पर वापस आ जाओ। वह मान तो जाती है, लेकिन जाने से पहले वह किसी तरह उस बच्चे के डैड को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर आइलैंड पर वापस आकर एक सीक्रेट रूम में जाकर ऑफिसर्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। कुछ ऑफिसर्स को मारते हुए तो कुछ से लड़ते हुए वो ऑफिसर्स को इस बात पर फोर्स करती है कि उस आदमी के यहाँ आने वाले और यहाँ से भागने वाले सारे सबूत मिटा दिए जाए, और अपने इस मिशन में वह कामयाब भी हो जाती है। इधर रात में दिखाया जाता है कि जीहोन अभी भी फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या सच में उसे सभी प्लेयर्स को मार देना चाहिए? इसी के बारे में सोचते हुए वो हाथ में चाकू लिए सबके बेड के पास भी जाता है, लेकिन किसी को भी मारने से पहले उसका मन उसे बताता है कि वह कोई किलर नहीं है, और ऐसे वह सबको मारने का डिसीजन अपना रोक देता है। इन्हू, जो बहुत ही फोकस से इस टाइम जीहोन को नोटिस कर रहा था, उसे उसका पास्ट याद आया जब 2015 की गेम में उसको भी यही ऑफर मिली थी और उसने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए सबको मार दिया था। लेकिन जीहोन को देखते हुए उसे पता चला कि सारे लोग उसके जैसे लालची नहीं होते हैं। अब अगला दिन आ जाता है और एक और गेम शुरू हो जाती है। ये गेम पहली गेम से बहुत ज़्यादा अजीब थी। यहाँ पर 3 शेप के टॉवर बने हुए थे जिनके ऊपर चढ़कर इन्हें अपने ही साथियों को धोखा देना था। अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सभी लोगों को इस टावर से उन्हें नीचे फेंकना था। यहाँ पर जैक भी सबको ये हकीकत बताता है कि वह इस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है जिसे बचाने की अब उसे परवाह हुई थी। उसे बचाने के लिए वो सबसे पहले ही एक रोड उठाकर यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को धक्का देते हुए उस रोड के जरिए नीचे फेंक देता है और ऐसे ही दूसरे आदमी को मारना शुरू कर देता है। दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जो किसी एक को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता तो समझो वो एक राउंड जीत जाता। सबसे ज़्यादा जैक ही लोगों को मारकर नीचे गिरा रहा था ताकि उसकी प्राइस मनी ज़्यादा हो जाए। इन सारे राउंड्स के दौरान एक आदमी खुद ही अपनी जान ले लेता है इस बच्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा अब जैक भी एक आदमी के ऊपर ज़बरदस्ती चाकू से हमला करने लग जाता है और उसे भी मारकर वो नीचे गिरा देता है। एक एक करके इस तरह सभी लोग मारे जाते हैं और अब जैक और जीहोन बच जाते हैं। वो जीहोन से कहता है, देखो तुम इस बच्चे को दे दो, मैं इस बच्चे को नीचे गिरा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जीहोन को ये बच्ची बहुत प्यारी थी, वो इसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। इस बच्ची के चक्कर में इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक के हाथ में चाकू भी था जिससे वह उसे मार सकता था, लेकिन जीहोन अपने आप को और उस बच्ची को बचाने के चक्कर में लगा रहा और इसी सब के दौरान आखिर जैक अपनी बेटी को खींचने में कामयाब भी हो गया। वो अब अपनी बेटी को नीचे गिराने वाला था। सभी वीआईपीस उसका बिहेवियर नोटिस कर रहे थे जबकि जीहोन उसकी मिन्नतें कर रहा था, ऐसे मत करो, इस बच्चे को मत फेंको। आखिर जीहोन इस बच्चे को पकड़ने के लिए उस आदमी को धक्का देता है और जल्दी से अपनी जैकेट पकड़ लेता है जिसमें वह बच्ची थी। यहाँ वो चाहता तो गिरते हुए जैक की भी जान बचा सकता था, पर उसने नहीं बचाया। आखिर जैक नीचे गिरकर मारा गया और फाइनल राउंड के अंदर हमें जीहोन दिखाया गया उस बच्ची के साथ। अब इस आइलैंड के बाहर हम देखते हैं कि जीहोन भी आखिर इस आइलैंड तक पहुंच ही गया था। वो इस आइलैंड के बाहर उस आदमी को भी देखता है जिसे नियोल ने निकाला था और उसे रेस्क्यू कर लेता है और फिर सभी गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर स्क्विड गेम के लोगों की तलाश में निकल जाता है। गेम के अंदर फाइनल राउंड में दिखाया गया कि जीहोन के हाथ में वो बच्ची थी और वो एक गहरी सोच में था। वीआईपीस भी ह्यूमन बिहेवियर को नोटिस करते हुए जीहोन के ऊपर यह शर्त लगाते हैं कि जीहोन इस बच्ची को मार देगा और प्राइस मनी के साथ साथ अपनी भी जान बचा लेगा। जीहोन भी अब कुछ सोचते हुए फाइनल राउंड का बटन दबा देता है और सभी वीआईपीस एकदम से चौंक जाते हैं और उत्साही हो जाते हैं ये देखने के लिए कि जीहोन क्या करेगा। सब तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वह बच्चे को गिरा देगा, लेकिन जीहोन बच्ची को साइड पर रखकर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी ही जान ले लेता है। अपनी जान लेने के लिए उसने खुद ही टावर से कूद जाता है और यह करते ही सारे वीआईपीस यहाँ तक कि फ्रंटमैन तक शॉक हो जाते हैं और ये करके उसने प्रूव कर दिया था कि वो इंसान है, कोई जानवर नहीं, और इंसानियत उसके अंदर अभी भी जिंदा बची थी। वीआईपीस ने तो सोचा भी नहीं था कि गेम इस तरह पलट जाएगी। फ्रंटमैन भी जीहोन की मौत से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। जीहोन 2 गेम्स का विनर था और उसके पास बहुत सारा पैसा था, वो ऐश की ज़िंदगी जी सकता था, पर उसने फिर भी अपने अंदर की इंसानियत को चुना और अपनी ही जान ले ली एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए। अब फ्रंटमैन खुद से सवाल करता है कि उसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी। उसने तो एक ही गेम जीती थी, अब वो जहाँ पर था वहाँ से निकलकर गेम की जगह पर आ गया और उसने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया, जिसे वो गौर से देखकर अभी भी जीहोन के बारे में ही सोच रहा था। और इसी दौरान यहाँ पर एंट्री हो गई जिन्हू की, जिसने आखिर अपने भाई को ढूंढ ही लिया था। वो पीछे से अपने भाई के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसे नहीं पता था कि उसके भाई के हाथ में कोई बच्ची भी है। वो उसे क्रिमिनल होने की वजह से मारना चाहता था पर मार नहीं पाया, क्योंकि आखिर फ्रंटमैन उसका भाई था। रोते हुए वो बस जोर से यही चिल्लाकर बोल पाया कि आखिर क्यों किया तुमने ये सब। इन्हों, जिसको अब पता चल गया था कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, तो वो फौरन ही सारे सबूत मिटाने के लिए इस जगह को बम से धमाका करवाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर बहुत सारे बम लगाकर उसमें 30 मिनट का टाइमर लगा दिया जाता है और जल्दी जल्दी सभी वीआईपी यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं।
वीआईपीज़ के साथ साथ फ्रंटमैन और नियोल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खैर यह अब फैसिलिटी तबाह हो जाती है, गेम खत्म हो जाती है और इस सारे वाक्य के 6 माह बाद की कहानी दिखाई जाती है। जिन्हों जब अपने घर जाता है तो अपने घर पे एक पार्सल रिसीव करता है। इस पार्सल में वही छोटी बच्ची थी और साथ ही साथ उसकी जीती हुई प्राइस मनी भी थी जो इन्होंने उसके लिए भेजी थी, क्योंकि इन्हों को लगता था कि उसका भाई भी एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है और साथ ही यह बच्ची भी अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है जो उसे जुनून ही दे सकता है। फिल्म के लास्ट सीन में हम खुद फ्रंटमैन को देखते हैं जो जाकर जीहोन की बेटी से मिलता है। वो जीहोन की बेटी को जीहोन के मरने की खबर देता है और साथ ही साथ उसे जीहन का कार्ड भी देता है जिसमें उसकी सारी जीती हुई अमाउंट थी। इसके बाद जब वो यहाँ से निकलने ही वाला था तो उसने यहीं की एक गली में एक लड़की को देखा जो यहाँ पर स्क्विड गेम खेलते हुए लोगों को स्क्विड गेम का प्लेयर बना रही थी। ये देखकर इन्हों समझ गया कि बेशक वो आइलैंड खत्म हो गया है लेकिन स्क्विड गेम खत्म नहीं हुई। अब ये पूरी दुनिया में चलेगी और खेली जाएगी, इस बार अमेरिका में है, जिसका साफ मतलब है कि स्क्विड गेम का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा।